नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं पूनम शर्मा। कमर तोड़ महंगाई के बीच हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हाथ में आने वाले पैसे कम हैं। ऐसे में हर मध्यम वर्गीय परिवार इस वक्त सारी उम्मीदें लगाए बैठा है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बजट से। जी हां, सबसे बड़ी उम्मीद की किरण इस वक्त ये बजट ही नजर आ रहा है। तो क्या है सबसे बड़ी उम्मीद इस बजट से? इस बजट से शायद हर आम आदमी की उम्मीद है कि क्या उसे टैक्स दरों में रियायत मिलेगी, और अगर रियायत मिलती है तो उस रियायत से उसे कितना फायदा होगा। यही जानने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष महर्षि और चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विनी जी, और साथ ही हम इस वक्त है भारत भूषण साहब के घर में, और उनके साथ है उनकी पत्नी शिवानी कपूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। भारत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं पी चिदम्बरम साहब से? क्या टैक्स में रियायत की उम्मीद सबसे बड़ी उम्मीद आपकी भी है? देखिए, जब भी ये बजट का सेशन आता है तो हमेशा यही एक उत्सुकता मन में रहती है कि क्या होगा। लेकिन इस बरस अगर हम देखें तो इस बरस में महंगाई बहुत बड़ी है बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स एंड ऑल दैट, जितने भी गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़े, बट और उसका डायरेक्ट असर आम आदमी पे पड़ा है। आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट वुड बी कि इस बजट से हमारी डिस्पोजेबल इनकम में क्या एडवांटेज होता है। चलिए आशीष, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर जो जिस तरह का उन्होंने बना रखा है हमारे, और जो आज की तारीख में जो इनकम्स है, जो इस तरफ से एक्सपेंडिचर है, वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना हो चुका है। कुलशनी जी, ये बताइए 2 लाख की एग्जम्पशन कितनी बढ़नी चाहिए जिससे फायदा होगा, और असली वाला फायदा, सिर्फ दिखावटी वाला नहीं? सबसे बड़ा फायदा तो जब ही होगा किसी भी टैक्स पेयर को जब इस एग्जम्पशन की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि रियल डिस्पोजेबल इनकम अगर टैक्स सेविंग की वजह से मिलती है तो वो तभी मिलेगी जब एग्जम्पशन लिमिट में ही बढ़ावा होगा। आपने कंसर्न सुनी जो भारत साहब की थी, जिस तरह की एग्जाम्पशंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको लगता है इस तरह की एग्जाम्पशंस जो हैं वो पी चिदम्बरम साहब उनके बारे में सोच रहे हैं? हमारे से ज्यादा चिदम्बरम साहब को भी जरूरत है इस बार शायद बढ़ाने की, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और हम सब जानते हैं कि बजट जो है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होता है। तो जहां तक सरकार की जरूरत है उनकी जरूरत भी है, और सरकार और जो जनता इस देश की उनकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस कदर महंगाई बढ़ी है और पीछे रिसेशन रहा है उसके बावजूद कोई किसी तरह का कोई इंसेंटिव या किस तरह की कोई सपोर्ट सरकार नहीं दे पाई है। तो उनके हाथ में यही एक अपॉर्चुनिटी होती है साल में कुछ मैनिफेस्ट करने की कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या मिडिल क्लास वोटर है? सबसे बड़ी बात है कि क्या वो सरकार का वोटर है या नहीं है। अगर आप कुल मिला के देखें, जो पहले एग्जम्पशंस दी गई थी सरकार की तरफ से, वो जैसे लोन वेवर दिया गया तो वो अपने वोट बैंक के लिए दिया गया। अगर लिमिट को 2.5 लाख किया जाता है तो आपको क्या लगता है डिस्पोजेबल इनकम कितनी आएगी? तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो पहला टैक्स ब्रैकेट है वो 10% का है 5 लाख रुपए तक। तो इसको हम जैसे ही करते हैं तो सीधा सीधा आपका 50,000 का 10% 5,000 रुपए तो सीधे सीधे बढ़ते हैं। और दूसरी बात जो अगर आप देखें, हम भारत भूषण जी से भी इस पर राय लेंगे कि जिस तरह की आप एग्जम्पशन लिमिट्स देखें, अब 1 लाख रुपए का आपने एग्जम्पशन दे रखी है, उसके अंदर सब कुछ डाल दिया आपने। बिल्कुल। तो अगर आप देखें कितना आउटडेटेड बात लगती है कि 1 लाख रुपए के अंदर आपको बच्चे की ट्यूशन की फीस भी है, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर भी उसी के अंदर आ जाता है, कई चीजें उसी के अंदर है, प्रोविडेंट फंड भी उसी के अंदर है। आपको लगता है कि उसके अंदर जरूरत पड़ेगी आप कि बिल्कुल चेंज होना चाहिए उसके अंदर? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे भी कई बरस हो गए हैं जॉब करते हुए, लेकिन ये लिमिट वही है जो 1 लाख है। इनफैक्ट पहले कुछ अलग होती थी, अब वो चीजें भी इसमें मर्ज हो गई हैं। तो आज हम देखें तो बच्चों की फीस, 2 बच्चे अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 1 लाख तो आपका नॉर्मल उसी में कवर हो जाता है। एक और एरिया है आशीष जो कि बहुत ज्यादा चुभता है, वो हाउसिंग लोन मेरे बेट को लेकर है। 1.5 लाख का मेरे को लगता है पिछले 10 साल में तो बदला नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई अच्छा घर जिसमें हम रहना चाहें खुद के लिए 60-70 लाख से कम आता नहीं है। तो ये शायद एक बहुत बड़ा एरिया है जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। शायद ये इसके पीछे मुझे लगता है कभी कभी कहानी यही रही है कि सभी तबकों को खुश करना है, या ये दिखाना है कि यहाँ हम एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए ट्यूशन फीस भी डाल दिया, कुछ और सेविंग्स का मिला वो भी डाल दिया, LIC भी डाल दिया। तो शायद वो सब बातें दिखानी थी इसलिए उसमें डाल दिया, वरना इससे जरूरत पूरी नहीं होती। आज आपको मालूम है किसी भी एक आम स्कूल में भी अगर आप अपने बच्चे को लेके जाएं, 3,000 रुपए पर मंथ कम से कम ट्यूशन फीस होती है। उसके बाद वो डेवलपमेंट फी भी लेंगे, कभी कुछ भी लेंगे, तो आप उनसे ऐसा तो नहीं कहेंगे ना साहब कि चूंकि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन सिर्फ ट्यूशन फीस की है तो आप डेवलपमेंट फी नहीं लीजिए। तो थोड़ा सा इसमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए सरकार को, थोड़ा सा ओपन हार्टेड होना चाहिए, थोड़ा सा एजुकेशन के लिए अलग से इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरा, अब मकान हाउसिंग तो एक बुनियादी जरूरत है,
कुछ ना कुछ ऐसा तो सरकार को करना ही चाहिए कि हाउस तो कम से कम हर एक सिटीजन ले सके। अब 1.5 लाख रुपए, अब कितने सालों पहले लिमिट फिक्स की थी, आज 1.5 लाख का मतलब हुआ कि 15 लाख रुपए का लोन, 10% भी अगर हम लें, 15 लाख के लोन में कौन सा मकान ले सकते हैं आप? आज कहीं भी आप 50 लाख रुपए से कम से तो आप बात कर ही नहीं सकते, तो 50 लाख के लिए 40 लाख रुपए का लोन तो लेंगे। तो अश्विनी, ये तो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि जो अगर 80C और इसको अगर देखें होम लोन वाले को, अब 80C के अंदर आप होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको भी डाल देते हैं। हाँ, तो बड़े अजीब सी कि आप उधर तो आप एग्जम्पशन दे रहे हैं होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख रुपए, और वो 1 लाख के अंदर ही आप मतलब डाल देते हैं। 1 लाख में ऐसा सब कुछ डाल दिया है। नहीं लगती बात। हाँ, मतलब काफी कुछ डाल दिया है वो, इसलिए वो सब जो है जरूरतें पूरी हो नहीं पाती हैं, और 1 लाख तो यूं ही पूरी हो जाती है, और बाहर की चीजें जिनके ऊपर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब हम सब चीजों को टोटल करें तो हमारा 2.5 लाख रुपए का टोटल कम से कम जाएगा एक मिडिल क्लास के लिए भी, और लेकिन वो एग्जम्पशन हो गई है 1 लाख रुपए तक। तो जरूरत इसकी भी है, इस 1 लाख को भी बढ़ाना चाहिए, या कम से कम वो चीजें जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन फीस है उसके लिए, ट्यूशन फीस है उसके लिए अलग से एग्जम्पशन दे देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितना, जैसे अगर हम भारत भूषण मकान लेने जाते हैं आज की तारीख में, अगर इसमें इंक्रीज किया जाता है तो कितना हमारी जेब में आएगा? अगर हम कहें कि अगर 1 लाख को कम से कम 1,20,000 मैं तो कहूंगा, और 1.5 को कम से कम, मैं तो कहूंगा 1.5 लाख को तो 3 लाख करना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए मकान में 30 लाख रुपए का लोन तो लेंगे ही लेंगे किसी भी मकान में। तो एक मकान तो सरकार कोशिश करे ना कि उसके लिए, तो जब तक एक मकान किसी सिटीजन के पास नहीं हो तब तक उससे टैक्स ना वसूला जाए, ये इतना तो प्रयास करना ही चाहिए ना सरकार को। तो उस 1.5 को तो 3 करें। और अगर हम ये कैलकुलेशन जो आप कह रहे हैं कि अगर 1,20,000 हो और 3 लाख हो, तो आपको क्या लगता है जेब के अंदर डिस्पोजेबल इनकम में कुछ इंक्रीज आएगा? सीधा पड़ेगा। अंदाजा क्या हुआ ना? देखिए वो सीधा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं होगी तो अभी टैक्स रेट है 10%, तो वो 10% जो सरकार को जाता है वो कम से कम बचेगा। भारत भूषण जी की तनख्वाह का स्ट्रक्चर हमारे पास है। बिल्कुल, तो मैं वही आपसे कह रही थी। आशीष, फट से बता दीजिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दीजिए, क्योंकि सब इतना हैवी डोज बात हो गई और ये उम्मीद हो गई कि शायद बी चिदम्बरम साहब कुछ रियायत देंगे। देखिए जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा है, अभी ये आप टैक्स दे रहे हैं लगभग 25,000 रुपए। अगर हम कंजर्वेटिव भी चलें, मान लीजिए हाउसिंग लोन को 1.5 से सरकार 2 कर देती है, जितना करना ही चाहिए, और 80C की लिमिट 1 लाख से 1,20,000 भी कर देते हैं, जो कि बहुत मोस्ट मिनिमम है, और जो एग्जम्पशन है वो 2 लाख से 2.5 लाख भी कर देते हैं, तो शायद आपको टैक्स 25,235 रुपए की जगह आपको 10,815 रुपए देना पड़ेगा, और जिससे कि आपको 14,420 रुपया आपको सालाना इतनी सेविंग तो कम से कम होगी। खुश हैं आप? मुस्कुराहट थोड़ी आई चेहरे पर। बट अगर इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल टर्म में ट्रांसलेट करें तो 1,1300-1,300 रुपए महीना होता है। नॉट दैट मच, क्योंकि हमेशा मन तो ज्यादा चाहते हैं, बट फिर भी अगर इतना भी हो जाए तो कम से कम जो रोजमर्रा के हमारे खर्चे हैं, जो छोटी छोटी चीजें में इतनी महंगाई हो गई है, तो कम से कम उसमें थोड़ा सा राहत तो मिलेगी। चलिए, आप शिवानी जी से पूछिए कि ये 1,500 रुपए उनके लिए क्या मायने रखेंगे, क्योंकि बहुत शायद, क्योंकि जो घर की मालकिन है, जब तक उसके हाथ में ज्यादा पैसे नहीं आते तब तक मजा भी नहीं आता और बात आगे बनती भी नहीं है। तो मैं आपसे शिवानी जी बात करूंगी एक ऐसी जगह पर जहां पर आपका सबसे ज्यादा वक्त बीतता है, किचन में। बिल्कुल, और जहां का खर्चा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। और अब हम घर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। जी हाँ, घर की रसोई। यहाँ पर सिलेंडर महंगा है, चाय पत्ती महंगी है, दालें सब्जियां हर कुछ महंगा है, और जाहिर सी बात है जो इस किचन में सबसे ज्यादा वक्त बिताता है वो मुस्कुराता नहीं है। जैसे शिवानी जी, मुस्कुराहट भाग चुकी है। आपकी क्या उम्मीद है चिदम्बरम साहब से, आप भी बता दीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि घर के जो ये जितना बढ़ रहा है प्राइसेस, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और तभी हम घर के इवन बजट को भी मैनेज कर सकते हैं, किचन के स्पेशली। क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि आप मतलब पहले हम लोग सामान लाते थे वीकली, अगर हम कुछ लेकर आए हैं, वेजिटेबल्स लाए कुछ 2 to 300, नाउ इट इज 500-600, बट क्योंकि सेविंग्स नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उसको किचन को हम कैसे बिल्कुल उसको बैलेंस करके रखें। चलिए, जो आपकी समस्या वो लगभग हर किसी महिला की समस्या है, और शिवानी जी जो है वो एक वर्किंग वुमन है, तो इसीलिए आप जो है वो टैक्स में रियायत की उम्मीद आप भी लगाए बैठे, और आपको लग रहा है कि इस बार महिलाओं को थोड़ी ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, जो वित्त मंत्री ने अभी तक शायद ध्यान में नहीं लिया है। कितनी छूट की उम्मीद आप कर रही हैं? हम तो चाहते हैं कि जैसे अभी ये 1 लाख 2 लाख है, तो इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 3 लाख तक तो पहुंचाना ही चाहिए, ताकि हमारा तो बजट ठीक रहे ना। बिल्कुल। चलिए, डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा हो। आशीष और अश्विनी जी, आप जरा आए यहाँ पर और मदद करें शिवानी जी की, और बताएं कि इनका कितना फायदा होने वाला है। जो
सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूनम, वो ये है कि अगर आप देखें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन पिछले बार जो बजट आया उसमें ये हुआ कि जो वुमेन और मेन है, मतलब आदमी और औरत की जो जो बेसिक इनकम है वो सेम कर दी मर्ज गई करती है। है। मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल से अश्विनी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। मुझे लगता है कि दो कारण है इसके, तो वही कमिंग बैक टू दैट कि अब इनको इस बार चूंकि इलेक्शन ईयर है तो इसलिए जो वुमेन वोटर है उनको भी थोड़ा सा इनको खुश करना है, और वैसे भी इसकी जरूरत भी है। देखिए, वर्किंग वुमेन होना आफ्टर ऑल एक बड़े गर्व की बात तो है ही, लेकिन उसमें बड़ी एफर्ट चाहिए, पूरी फैमिली को भी साथ साथ मैनेज करना और काम भी संभालना, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। तो मुझे लगता है उसमें बुराई नहीं है कि अगर ये सभी के लिए 3 लाख रुपए, सभी के लिए अगर ये 3 लाख रुपए की लिमिट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट हमारे जो वुमेन सिटीजन हैं उनके लिए अगर ये 3 लाख रुपए की लिमिट कर दें तो उससे भी काफी फायदा हो जाएगा। और अगर सरकार सभी के लिए 3 लाख करने जा रही है तो मुझे उम्मीद है फिर वुमेन के लिए 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आशीष आपके ये पास मेरे पास हाँ। इनका सैलरी स्ट्रक्चर है 4 लाख रुपए ये जी। सालाना कमाती है अश्विनी जी जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पति को सपोर्ट करती हैं। जी, तो पति के सपोर्ट के लिए आपको क्या लगता है, वित्त मंत्री को सपोर्ट करना चाहिए ना? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, घर की सपोर्ट जो है वो देश की सपोर्ट बनती है फिर फाइनली। मैं आपको ये बता दूं कि वित्त मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर का बजट हिलता है तो सरकार को याद रखना चाहिए कि वोट बैंक भी हिलता है, पूरी सरकार भी हिल जाती पूरी है। सरकार हिल जाती है। चलिए अश्विनी जी फटाफट से बता दीजिए इनके हाथ कितने पैसे आने वाले, एक्स्ट्रा देखिए, अगर हम कैलकुलेशन क्या कहती है? कोई कंजर्वेटिव अगर हम एस्टिमेट लेके चलेंगे कि अगर 2 लाख से 2.5 लाख रुपए भी कर देते हैं एग्जम्पशन लिमिट, तो इनकी जो सैलरी इनकम है जो 4 लाख रुपए इनकी अगर हम लें सालाना, तो इसमें 7 से लेकर 7,500 रुपए तक का इनको फायदा साल भर का हो ही जाएगा। अगर आप देखें उस समय देखें अगर तो करीब 14,000 का फायदा वहां हो रहा था पति के पास, और दूसरा 7,000 का, तो करीब 21,000 का फायदा अगर घर में आता है मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, पर जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं बिल्कुल, यानी कि 1,500 के करीब आपको हर महीने फायदा होगा और किचन में बहुत फायदा नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल, किचन को और मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, पिछले साल अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 5 लाख से ऊपर वाली स्लैब है उसके ऊपर 80 साल से ऊपर वाला अगर एज है तो उस पर 5 लाख तक टैक्स की माफी दे दी है, यानी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अश्विनी जी 80 साल जीते कितने लोग हैं, इसलिए इस तरह की अनरियलिस्टिक बातें करने की बजाय अगर सरकार को वाकई ही कुछ भलाई, कुछ मदद करनी है, मन से अगर मदद करनी है, सिर्फ दिखावट नहीं करनी है, तो उस 5 लाख वाली लिमिट को उस उम्र की लिमिट को नीचे ले आए, थोड़ा सा उसको 65 कर दें। अगर अश्विनी इनकी अगर आप इनकम ब्रैकेट देखें, थोड़ी सी पेंशन आती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा रेंटल इनकम है, सब कुछ मिला के तकरीबन 3,60,000 बनता है। तो जो 2.5 लाख का एग्जम्पशन है, आपको लगता नहीं बहुत कम है? उसमें उसके बाद 90,000 रुपए के ऊपर फिर आप टैक्स दे देते हैं, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आज पेंशन जो है अभी कितना टैक्स, आज अगर हम इस इनकम ग्रुप की बात करें तो 20-25,000, 30,000, 35,000 पेंशन होना एक मामूली बात है, और फिर उसके बाद रेंटल इनकम भी कुछ छोटी मोटी हो जाती है, कुछ इंटरेस्ट इनकम छोटी मोटी हो जाती है पास सेविंग से। तो ऐसे में टैक्स वसूलना थोड़ा सा इस उम्र में मुझे लगता है थोड़ा हार्ड है। अगर 4 लाख एग्जम्पशन कर दी जाए या 5 लाख भी कर दी जाए इस उम्र में तो कोई बुराई नहीं है। वो 80 साल वाली जो लिमिट है उसको घटा के 70 कर दें, 65 कर दें। अश्विनी जी 3,60,000 इनकी इनकम है सालाना, क्या टैक्स बन रहा है और क्या बच सकता है? देखिए, अगर हम जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको मिनिमम 4,000 रुपये तो बढ़ना ही चाहिए, उतना भी अगर सरकार बढ़ा देती है, मुझे लगता है इतना तो बढ़ाना ही चाहिए। मतलब बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख का है प्रावधान, उसको 3 लाख भी करते हैं तो 6,180 रुपए की बचत हो जाएगी सालाना।